हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाईवे इंजीनियरिंग। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इससे इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। आप एक बार या दो बार पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग फोकस करेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने की संभावना है, तो मैं वो आपको सारे बताता चलूँगा, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है, इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1934 में। और भी कमेटी हैं जिनकी स्थापना कब हुई वो देख लेते हैं। जयकार कमेटी है, इसकी स्थापना हुई 1927 में। सेंट्रल रोड फंड CRF, इसकी स्थापना हुई 1929 में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है IRC की स्थापना हुई 1934 में। नेक्स्ट है ये 20 ईयर रोड प्लान्स हैं, इन पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। फर्स्ट रोड प्लान, सेकंड रोड प्लान एंड थर्ड रोड प्लान। तो जो फर्स्ट रोड प्लान है वो है नागपुर, सेकंड हो गया है बॉम्बे रोड प्लान एंड थर्ड हो गया है लखनऊ रोड प्लान। इसको कैसे याद करना है? NBL। इनके ईयर भी पूछे जाते हैं कि कौन सा प्लान किस ईयर में आया। तो नागपुर रोड प्लान आया 1943 से 63 के बीच, बॉम्बे रोड प्लान 1961 से 1981 के बीच, लखनऊ रोड प्लान 1981 से 2001 के बीच। और इसमें जो टोटल रोड की लेंथ बनाई गई वो है 5.29 लाख किलोमीटर, इसमें 10.57 लाख किलोमीटर और इसमें 27.02 लाख किलोमीटर। इतने लंबे लंबे इसमें रोड बनाए गए। टारगेट क्या था इसमें? पर 100 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग को कितना रोड बनाना है वो, तो इसमें बनाना था 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर फर्स्ट रोड प्लान में। सेकंड रोड प्लान में टारगेट था हमारा कि हम लोगों को 32 किलोमीटर रोड बनाना है पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में। और थर्ड रोड प्लान में हम लोगों को 82 किलोमीटर बनाना था पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। जो फर्स्ट रोड प्लान है इसमें रोड को 5 भागों में डिवाइड किया गया था। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स। जो सेकंड प्लान था उसमें एक्सप्रेस वे को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। और जो थर्ड रोड प्लान है इसमें रोड को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। टर्सरी में आते थे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स। यहाँ से पैटर्न भी पूछा जाता है कि इसका क्या पैटर्न था। फर्स्ट रोड जो नागपुर रोड प्लान था इसका पैटर्न था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। और जो लखनऊ रोड प्लान है इसका पैटर्न है स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न। यानी जो रोड बनाए गए हैं वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे बनाए गए हैं और इसमें जो रोड बनाए गए हैं वो स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न पे बनाए गए हैं। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू लखनऊ रोड प्लान। अगर हम लोगों को नेशनल हाईवे की लेंथ निकालनी है और एरिया दे रखा है तो कैसे निकालेंगे? एरिया यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा होगा, फॉर्मूला है एरिया किलोमीटर स्क्वायर में है अपॉन 50। स्टेट हाईवे की लेंथ निकालनी है तो उसके लिए हम लोग एरिया किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा होगा अपॉन 25 कर देंगे। और इसका दूसरा फार्मूला क्या है? 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, जिसकी पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है वो हम लोग टाउन्स गिन लेंगे, कितने टाउन्स की पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है और इसको 62.5 से गुणा कर देंगे, माइनस एरिया किलोमीटर स्क्वायर में अपॉन 50। थर्ड है, अगर हम लोगों को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ निकालनी है तो एरिया किलोमीटर स्क्वायर में होगा अपॉन 12.5। और दूसरा फार्मूला है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ निकालने का इन किलोमीटर, 90 इंटू टाउन्स नंबर ऑफ टाउन्स विद पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग 90 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे हम लोगों को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ निकल आएगी। अगर हम लोगों को टोटल लेंथ ऑफ रोड निकालनी है इन किलोमीटर तो इसके लिए क्या फार्मूला है? 4.74 इंटू नंबर ऑफ विलेज एंड टाउन्स। तो ये फार्मूला है। तो इसमें सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल हाईवे की लेंथ कैसे निकालेंगे, पहला हो गया है। उसके बाद स्टेट हाईवे की कैसे निकालेंगे, ये दूसरा हो गया है। उसके बाद ये तीसरा डायरेक्ट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ कैसे निकालेंगे, एरिया अपॉन 12.5। तो ये सारे फार्मूले हो गए हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं हम लोग। इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रूरल हाईवेज, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, डिज़ाइन ऑफ पेमेंट, हाईवे मटेरियल्स एंड टेस्ट्स,
ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। अगर गेट की बात करें तो गेट में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्वेंशनल लगभग 15 से 30 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर की, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रूरल हाईवेज। तो जो IRC का कोड है वो है 73/1980। रूरल हाईवे कंसिस्ट ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स। तो जो रूरल हाईवे है वो बना होता है नेशनल हाईवे से मिलके, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड से, इन सब से मिलके रूरल हाईवे बना होता है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मीन्स डिज़ाइन ऑफ विजुअल फीचर्स ऑफ अ हाईवे सच एज। अगर हम लोगों को ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए हम लोगों को क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा, साइड डिस्टेंस भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी देखना पड़ेगा, वर्टिकल अलाइनमेंट भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेगी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में पहला है पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो जो फ्रिक्शन होता है ये व्हील हो गया है, ये पेमेंट हो गया है हमारा। तो इसमें जो व्हील है तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा। रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। तो जिस डायरेक्शन में व्हील चल रहा है उसी डायरेक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। When brake is effectively applied, then friction oppose the motion। जब ब्रेक लगेगा तो उसके वजह से जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की साइड लगेगा। यहाँ पे हम लोग नोट की बात करते हैं। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो स्मूथ और वॉर्न आउट टायर्स होते हैं, यानी जो पुराने टायर हो गए हैं वो नए टायर की अपेक्षा ज़्यादा फ्रिक्शन देते हैं ड्राई पेवमेंट में, और जो नए टायर हैं वो पुराने टायरों की अपेक्षा अधिक फ्रिक्शन देते हैं वेट पेवमेंट में। ऐसा क्यों है? जो पुराने टायर हैं उनका जो सरफेस एरिया है और जो पेवमेंट है उसका कांटेक्ट एरिया है वो ज़्यादा होता है, जबकि जो नए टायर हैं उनमें ट्रेड ब्लॉक्स बने होते हैं, उनमें खांचे बने होते हैं, जिसकी वजह से जो कांटेक्ट एरिया है पेवमेंट के साथ वो कम हो जाता है। लेकिन जो पुराने टायर हैं उसका पेवमेंट के साथ कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर आता है। और जो नए टायर्स हैं वो वेट पेवमेंट में क्या होता है, उसमें लुब्रिकेटिंग इफेक्ट कम हो जाता है, जबकि जो पुराना टायर है उसके साथ लुब्रिकेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा वेट पेवमेंट में। इसकी वजह से जो स्मूथ टायर्स हैं वो वेट पेवमेंट में कम फ्रिक्शन फैक्टर देते हैं, जबकि जो नए टायर हैं वो अधिक फ्रिक्शन फैक्टर देते हैं। स्मूथ और worn out tire provides higher friction factor than new tires having tread blocks in dry pavement because of large contact area, whereas in wet pavement new tires offers higher friction factor in comparison to smooth tires because lubricating effect of water is reduced as some water is entrapped between the tread blocks। तो ये पूरी कहानी हो गई है। जो ड्राई पेवमेंट है उसमें पुराने टायरों में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और जो वेट पेवमेंट है उसमें नए टायर में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। आगे नोट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड कांग्रेस, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन लाइज बिटवीन 0.35 से 0.40 एंड कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज़ 0.15। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव। जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.35 से 0.40 के बीच होता है, और जो कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है वो 0.15 होता है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन यानी जो लेंथ के अकॉर्डिंग लगता है, और लेटरल फ्रिक्शन जो इस डायरेक्शन में लगता है, परपेंडिकुलर, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये IES प्रीवियस ईयर में आई हुई है। दीज वैल्यूज़ हैव बीन सजेस्टेड कीपिंग इन व्यू the minimum coefficient of friction in the longitudinal direction on wet pavement and after allowing a suitable factor of safety। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे स्पीड कम होती चली जाएगी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। तो ये हो गई है 0.35, 36, 37, 38, 39 नहीं है यहाँ पे, और 40। और यहाँ पे जो स्पीड है उसके लिए 80, अगर स्पीड 80 या उससे ज़्यादा है तो उसके लिए जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.35 होगा, 60 के लिए 0.36, 50 के लिए 0.37, 40 के लिए 0.38, और अगर स्पीड 30 या उससे कम है तो उसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है वो 0.40 होगा। तो ये टेबल भी आपको रटनी है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड दे देगा और क्वेश्चन में ये नहीं देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगाना रहेगा कि कौन सा यहाँ पे F आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्किड और स्लिप में क्या अंतर होता है। देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि स्किड और स्लिप में क्या अंतर होता है। इन स्किड लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कवर्ड इज़ मोर देन द रोटेशनल मूवमेंट।
तो जो स्किड होता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो टायर है वो ज़्यादा कवर करता है देन रोटेशनल मूवमेंट, यानी टायर कम घूमेगा। होगा क्या इसमें, अगर आपकी बाइक जा रही थी उसमें आपने ब्रेक लगा दिया एकदम से, तो जो बाइक है वो घसीटती हुई चली जाएगी, तो उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर होगी और जो रोटेशनल मूवमेंट है वो कम होगा। जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो तो ज़्यादा कवर हुई लेकिन जो रोटेशनल मूवमेंट है वो कम हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्किड। और स्लिप में क्या होता है, स्लिप में मान लीजिए आपकी बाइक कीचड़ में फंस गई है तो वहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट तो ज़्यादा होगा लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बिल्कुल कवर नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं स्लिप। इन स्लिप वाइस वर्सा, यानी रोटेशनल मूवमेंट इज़ मोर देन द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया है स्किड और स्लिप में। स्किड हो गया है यानी आपका जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर होगी और स्लिप में आपका रोटेशनल डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमारा पेमेंट होता है वो देखा होगा आपने ब्लैक कलर का बना होता है और जो उसके किनारे पे या बीच में जो पट्टियाँ होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो ब्लैक टॉप पेमेंट विद वाइट बॉर्डर्स इज़ जनरली प्रेफर्ड। ब्लैक टॉप पोर्सन रिड्यूसेस द ग्लेयरिंग इफेक्ट ड्यू टू सनलाइट इन डे टाइम। तो जो ब्लैक कलर है वो ग्लेयरिंग इफेक्ट को कम कर देता है, जो सनलाइट आती है उससे जो चमक आती है वो ब्लैक कलर उसको चमक को कम कर देता है, इसलिए हम लोग ब्लैक कलर का पेमेंट बनाते हैं। और जो वाइट पट्टियाँ होती हैं, वाइट बॉर्डर गाइड द ट्रैफिक एट नाइट, तो उनका काम होता है रात में जो ट्रैफिक है उसको गाइड करना कि कहाँ पे रोड का बॉर्डर है, नहीं तो जो व्हीकल्स हैं वो रोड के साइड में चले जाएंगे और एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, रोड डेलिनेटर्स आर लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस यूज्ड टू इंश्योर विजिबिलिटी। तो जो रोड डेलिनेटर्स होते हैं ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं डिवाइसेस और जिससे कि रात में विजिबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट अनइवननेस। इट इज़ क्युमुलेटिव सडन राइज एंड फॉल ऑफ अनइवननेस इन 1 किलोमीटर लेंथ। तो जो रोड की 1 किलोमीटर लेंथ है उसमें कितना राइज हो रहा है और कितना फॉल हो रहा है, तो उसको हम लोग जोड़ के जितनी अनइवननेस निकलेगी उसको हम लोग बोलेंगे पेमेंट की ये अनइवननेस हो गई है। इट इज़ मेजर्ड बाई अ डिवाइस नोन एज बम्प इंटीग्रेटर। तो इसको हम लोग बम्प इंटीग्रेटर से मेज़र करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है पेमेंट अनइवननेस को किससे मेज़र करते हैं, तो ये इसको मेज़र करते हैं बम्प इंटीग्रेटर, डेवलप्ड बाई CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया है। फॉर अ गुड पेमेंट अनइवननेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए किससे, 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अनइवननेस। तो बम्प इंटीग्रेटर जो मेज़र करता है अनइवननेस वो किस में मेज़र करता है, mm पर किलोमीटर में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा है 630 IRI की पावर 1.12। तो जो IRI है इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, इसको हम लोग मेज़र करते हैं मीटर पर किलोमीटर में। तो ये फार्मूला बन गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं है, इस पे शायद मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, अगर आपको मिला हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैम्बर, या इसको हम लोग क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं या फिर क्रॉस फॉल भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ सरफेस वाटर फ्रॉम द पेमेंट इज़ नोन एज कैम्बर। तो ये हो गया है रोड। तो ये जो रोड हो गया है ये इसका पेमेंट है और इसका जो मिडिल पोर्शन है इसको हम लोग थोड़ा ऊपर उठा देते हैं जिससे कि जो बरसात का पानी है वो यहाँ पे ऐसे बह के और ऐसे बह के निकल जाए। अगर ये नहीं बहेगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे जो इसकी जो सॉइल है वहाँ पे उसकी बेयरिंग कैपेसिटी को कम कर देगा जिससे कि रोड की लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो कैम्बर, क्रॉस स्लोप और क्रॉस फॉल क्या हो गया है, ट्रांसवर्स स्लोप हो गया है प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ सरफेस वाटर फ्रॉम द पेमेंट इज़ नोन एज कैम्बर। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कैम्बर की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर और पैराबोलिक कैम्बर। तो जो स्ट्रेट लाइन कैम्बर है इसको हम लोग सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में देते हैं और जो पैराबोलिक कैम्बर है उसको हम लोग फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए देते हैं। तो ये जो रोड हो गया है इसकी विड्थ हो गई है W और इसकी जो बीच की हाइट हो गई है वो है Y और ये है जो कैम्बर दिया गया है वो है 1/n। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो अगर कैम्बर 2% है तो इसका क्या मतलब होता है 2/100 यानी 1/50 इक्वल टू 1/n, क्योंकि जो कैम्बर है वो है 1/n तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी 50। और हाइट ऑफ इसकी कैम्बर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला हो गया है 1/n इज़ इक्वल टू y/w/2। अगर हम लोग यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे तो उसका होता है फार्मूला लंब बटे आधार, तो ये हो गया है y
और आधार हो गया है W/2। इस ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से y बराबर W/2n, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। दूसरा कैम्बर हो गया है पैराबोलिक और एलिप्टिकल कैम्बर। तो ये हो गया है पैराबोलिक कैम्बर। इसकी जो विड्थ है वो हो गई है W पेमेंट की, और ये इसकी हाइट हो गई है y, और जो कैम्बर हो गया है वो हो गया है 1/n। यहाँ पे x बराबर 0 है और यहाँ पे x बराबर W/2। तो यहाँ पे जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो होती है x² बराबर ay। यहाँ पे x बराबर हो गया है W/2, तो W/2 का स्क्वायर a इंटू वाई बराबर होता है W/2n, जो हम लोगों ने अभी पीछे निकाला है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी nW/2। तो ऊपर वाले फार्मूले में इसको हम लोग रखेंगे, ये जो a की वैल्यू है इसको हम लोग इस वाले फार्मूले में रखेंगे, तो ये हो जाएगा x² बराबर nW/2 इंटू वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2x² nW। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा होगा, अगर W बराबर 7 है मीटर है और कैम्बर 2% है, तो y बराबर 2x² अपॉन n की वैल्यू हो गई है यहाँ पे 50 और W हो गया है 7, तो x² अपॉन 175। अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस कैम्बर में पैराबोलिक भी दिया जाता है और स्ट्रेट भी दिया जाता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट दिया है वो इतने पोर्शन के लिए दिया है और बाकी के लिए यहाँ पे पैराबोलिक दिया है और ये स्ट्रेट दिया है। यहाँ पे बात करते हैं कैम्बर टेबल की। यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट है और रेनफॉल है। रेनफॉल 2 प्रकार की है, हैवी एंड लाइट। तो कोई भी जेई का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन जाता है, कैम्बर पूछ लेता है कि कैम्बर की वैल्यू कितनी होती है। अगर टाइप ऑफ पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे सीसी रोड हो गया है और हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस हो गया है, या फिर थिन बिटुमिनस सरफेस, या फिर वाटर बॉन्ड मैकेडम, या फिर ग्रेवल रोड हो गया है, और चौथा हो गया है अर्थन रोड। तो इसके लिए जो कैम्बर की वैल्यू होती है वो आपको कैसे याद रखना है, 2, 2.5, 3, 4 ऐसे आपको रट लेना है। 2, 2.5, 3, 4, 2, 2.5, 3, 4, और यहाँ पे 2, 2.5, 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 1.7। तो आपको ये टेबल अपने हिसाब से आप रट लीजिए, कैम्बर की वैल्यू कितनी होती है अलग अलग पेमेंट के लिए। नोट की यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा कैम्बर है वो टाइप ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करता है और रेनफॉल पे डिपेंड करता है। जो ऊपर आप लोगों ने देखी टेबल, अगर रेनफॉल हैवी है तो उसके लिए अलग होगा, लाइट है तो उसके लिए अलग होगा, और पेमेंट सरफेस कैसा है उसके लिए अलग अलग है। नेक्स्ट है जो कि क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी ऑब्जेक्टिव में, कैम्बर ऑफ शोल्डर इज़ 0.5% स्टीपर देन कैम्बर ऑफ रोड, सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ 3% एंड मैक्सिमम ऑफ 5% फॉर अर्दन शोल्डर। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक करना मत भूलिए। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप डाउनलोड ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप जितने जल्दी डाउनलोड करेंगे उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।